नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 11वीं की पहली बुक संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण वाली उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो हम इस बुक को YouTube के माध्यम से पूरा करेंगे और इसके अंदर सभी प्रकार की छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देते हुए हम इस पूरे विषय को कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं 11वीं क्लास की पहली बुक का चैप्टर पहला। तो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है, मैंने इस पुस्तक को बाय क्वेश्चनों के आधार पर ही सॉल्व किया है। तो इसको पूरा करने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मदद मिलने वाली है सभी क्वेश्चनों को हल करने में। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान किसे कहते हैं के बारे में सभी जगह जो एक चीज कॉमन मिलती है वो यहां पर भी है कि संविधान एक ऐसा लिखित तथा अलिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यानी कोई भी दुनिया का देश जिसके अंदर संविधान है वह देश संविधान के माध्यम से ही चलाया जाता है, यानी संविधान के द्वारा ही देश को चलाया जाता है। यानी संविधान क्या है? एक संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश को चलाया जाता है और इसके अंदर सरकार तथा नागरिकों की समस्त शक्तियों का लिखित रूप से वर्णन होता है। यानी सरकार क्या कर सकती है और सरकार क्या नहीं कर सकती है के बारे में सब कुछ एक लिखित रूप से वर्णित होता है संविधान के अंदर, और इसीलिए संविधान के द्वारा कोई भी किसी की शक्तियों का उल्लंघन नहीं करता है। यदि उल्लंघन करता है तो संविधान उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। इसीलिए संविधान एक ऐसी शक्ति हो जाती है जिससे देश चलता है। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान कब बना तथा कब लागू हुआ? तो यहां पर मैं बता देता हूं कि भारतीय संविधान बनने का जो तारीख थी वो अलग थी और भारतीय संविधान को लागू होने की तारीख अलग थी। उसके बारे में मैं बता देता हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि भारतीय संविधान कब बना, तो मैं इसके बारे में बता देता हूं कि संविधान बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था और इसी दिन को हमारी वर्तमान एनडीए सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी जो एनडीए की सरकार है, बीजेपी सहयोगी सरकार है, उसने अंबेडकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 26 नवंबर 2015 से इस दिन को कानूनी दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने शुरू कर दिया गया। और यानी 2015 से हमारे देश के अंदर 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि मतलब कानून दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा पॉइंट है, संविधान कब लागू हुआ? तो यहां पर छोटी सी मिस्टेक है जो लिखते समय शायद ध्यान कहीं और था, इसकी वजह से ये मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और इसको ठीक कर लेना है, 26 जनवरी कर लेना इसको। तो यानी संविधान कब लागू हुआ? संविधान बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में, परंतु लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इतना समय क्यों लग गया संविधान को लागू करने में। तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष आजादी से पहले और आज भी हर साल एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है और उसके अंदर देश के अंदर या फिर पार्टी की क्या गतिविधि रहेगी उसको तय किया जाता है एक साल के लिए। तो उसके अंदर यानी 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया और 1930 के अंदर जो है 26 जनवरी 1930 को भारत के अंदर स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। परंतु उस समय तक हमारे देश को आजादी नहीं मिली थी। 1930 में कारणवश हमको आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने पहले देश के।
तो उन्होंने जिस दिन भारत को आजाद घोषित किया था 26 जनवरी 1930 को, उस दिन को यादगार बनाने के लिए हमारा संविधान लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को। यानी केवल उस दिन को यादगार बनाने के लिए ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे चलते हैं, संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, कितना खर्चा आया, कितनी बैठकें हुई, इस सब के बारे में बता देता हूं। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है और सभी को पता रहता है कि भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 166 बैठकें और लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था हमारे संविधान को बनने में। खर्चा आने के पीछे क्या था कि भारतीय जब संविधान बन रहा था तो भारत के जो संविधान निर्माता थे वह विदेशों की यात्रा करते थे और उन देशों के अंदर जाकर के उन संविधानों की विशेषताओं को परखते थे और हमारे लिए क्या ठीक रहेगा, उसके अंदर क्या कमियां हैं उन संविधान के अंदर, उसको जांचने के बाद, परखने के बाद वो उससे जानकारी प्राप्त करके भारत आते थे और भारत के अंदर संविधान का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार से खर्चा ज्यादा होता था, तो 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग, अनुसूचियां और क्या कहते हैं अनुच्छेद हैं? तो ये क्वेश्चन अक्सर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर छोटे मोटे परीक्षाएं जो होती हैं सरकारी नौकरी की, उसके अंदर भी मददगार होते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे देश की जो साक्षरता दर थी लगभग 15 से 16% के बीच में थी। 15 से 16% के बीच में साक्षरता दर थी और लगभग 22 करोड़ 23 करोड़ के करीब हमारी आबादी थी। तो इतनी कम आबादी और साक्षरता दर भी इतना कम होना, तो उस समय हमारे संविधान की जो मांग पूरी करनी थी लोगों की, वो कुछ लोग थे। लेकिन वर्तमान में हमारा देश इतना बड़ा हो चुका है और साक्षरता दर भी लगभग 76% से ऊपर जा चुकी है। तो इसी के कारण हमारे देश के अंदर संविधान में संशोधन होते रहे और संशोधन के परिणाम स्वरूप हमारे देश के अंदर वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद, अनुसूचियां में परिवर्तन आता रहा। तो मैं बताता हूं, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे देश के संविधान के अंदर अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, यानी 395 हमारे अनुच्छेद थे जिन्हें हम आर्टिकल भी कहते हैं। वर्तमान में 448 है, लेकिन अब हमारे देश के अंदर और अनुच्छेदों मतलब और संशोधन हो गए हैं, जीएसटी वगैरह वगैरह मिला मुलू करके, तो लगभग हमारे देश के अंदर वर्तमान में 464 अनुच्छेद हो चुके हैं। पार्ट मतलब भाग, तो भाग हमारे 22 थे, वर्तमान में 25 हो चुके हैं। अनुसूचियां हमारी 8 थी, वर्तमान में 12 हो चुकी है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में अक्सर पूछ लेता आपसे कि क्या क्या पहले था। फिर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का प्रथम पृष्ठ होता है, पहला पन्ना, और पहले पन्ने को अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो हम भारत के लोग अखंड संप्रभु गणराज्य लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जिसके अंदर नागरिकों के पास समस्त अधिकार होंगे। यानी हम केवल संविधान का पहला पन्ना पढ़ करके पूरे संविधान की विशेषताओं का पता लगा सकते हैं, क्योंकि संविधान के अंदर क्या क्या होना है उस पन्ने के ऊपर जो है मतलब सारांश में लिखा हुआ है। तो इसीलिए तो जिस प्रकार से पूरे संविधान का आईना है, पूरे संविधान का आईना बन जाता है प्रस्तावना हमारे देश के अंदर, हमारे देश के संविधान के अंदर, और पहला पन्ना है प्रस्तावना। और प्रस्तावना को जानते हैं कि महत्वपूर्ण पूछ रहा है कि महत्व क्या है। तो पहली बात तो यही कि भारत की प्रस्तावना से हमें संविधान की विशेषताओं का पता चल जाता है कि अंदर हमारे संविधान के अंदर क्या क्या है। फिर हमें इसमें स्पष्ट किया गया है कि भारत में लोकतंत्र, समाजवाद, समता, धर्मनिरपेक्षता होगी, जैसे कि मैंने बताया था उसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसमें स्पष्ट किया गया है प्रस्तावना के अंदर ही। फिर तीसरा पॉइंट, यह हमारे संविधान की कुंजी है। कुंजी मतलब सारांश है, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। इस प्रकार डी, नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। तो नेहरू जी जो थे हमारे प्रधानमंत्री पहले देश के, उन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा है संविधान की। पांचवा जो पॉइंट है कि यह हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद हम बात करें, छठा क्वेश्चन जो है वो है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और साथ में इंपॉर्टेंट भी है, और इसके बारे में बहुत सारे जो है पॉइंट मिल जाते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको समझाऊंगा वो महत्वपूर्ण नंबर प्राप्त करने के लिए। तो पहला पॉइंट, निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं, यानी किसी व्यक्ति को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा, सरकार की गलत शक्तियों पर सीमाएं लगा देता है। सरकार अगर अपनी मर्जी से
कुछ करना चाहती है, वो भी असंवैधानिक हो, तो संवैधानिक दायरे में लाया जाता है, संविधान के दायरे में लाया जाता है सरकार को संविधान दिखा करके। यानी संविधान सरकार की गलत शक्तियों के ऊपर सीमाएं भी लगाता है। तीसरा, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। फिर राष्ट्र की बुनियादी पहचान, यानी अगर हमारा संविधान जो है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है, यदि वह हमारे संविधान को पढ़ेगा और हमारे संविधान की प्रस्तावना को ही पढ़ लेगा, तो वो पहचान लेगा कि भारत किस प्रकार का देश है। जब उसमें पढ़ेगा कि भाई उसके अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सोशलिज्म है, समाजवाद है, ऐसे ही जो है धर्मनिरपेक्षता है, तो वो भारत के बारे में आइडिया लगा लेगा कि भाई भारत कैसा है, उसकी पहचान क्या है। तो यानी राष्ट्र की बुनियादी पहचान हमें पता चलती है संविधान से। सरकार के विभिन्न विभाग जो हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधान पालिका हो, सरकार ने मतलब संविधान ने सभी को शक्तियां बांटी हुई हैं, और शक्तियों के बंटवारे के कारण कई बार उनके बीच में जो है तालमेल बिगड़ जाता है, और इसी के कारण से इसके कारण क्या होता है, तालमेल बिगड़ने के कारण उनके बीच में कई बार मतभेद हो जाते हैं। उन मतभेदों को खत्म करने के लिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो अगला जो टॉपिक है वो ये है कि संविधान, ये है संविधान सभा का स्वरूप बताइए। तो संविधान सभा के बारे में मैं बता देता हूं आपको, संविधान सभा क्या थी। तो 1946 के अंदर जब ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए, तो ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार बनी और उसके प्रधानमंत्री बने क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली जैसे प्रधानमंत्री बने और लेबर पार्टी की सरकार आई, तो लेबर पार्टी भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में थी, भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में थी। तो इसी के लिए जब जैसी सरकार बनी क्लाइमेट एटली की, लेबर पार्टी की, तो उन्होंने भारत को आजाद करने के लिए जो है, भारत को आजादी देने के लिए और भारतीयों के लिए संविधान निर्माण कराने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन का मानना था कि यदि हमने भारत को ऐसे ही आजादी दे दी तो भारत के ऊपर कल को कोई भी आक्रमण करके उसको दोबारा गुलाम बना लेगा और कोई फायदा नहीं होगा आजादी का। इसीलिए वह ब्रिटेन चाहता था कि भारत के अंदर संविधान बने और संविधान के द्वारा एक देश चलाए अपना पूरा भारत। तो इसके लिए क्लाइमेट एटली ने सन 1946 में भेजा संविधान सभा को, उसको कैबिनेट मिशन को भारत के अंदर भेजा। और कैबिनेट मिशन किसने भेजा? क्लाइमेट एटली ने। क्यों भेजा? क्योंकि भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करवाना था। और जो ये संविधान सभा है, इसके अंदर 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिसका नाम था डॉक्टर, ये है पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे और इन्होंने भारतीय संविधान निर्माण कराने के लिए ये संविधान सभा के रूप में भारत आए। और संविधान सभा ने कैबिनेट मिशन ने भारत के अंदर संविधान बनाने के लिए किसका निर्माण कराया? संविधान सभा का। यानी कैबिनेट मिशन भारत आया संविधान बनवाने के लिए, और संविधान बनाने के लिए उसने संविधान सभा का गठन किया। और संविधान सभा के अंदर कुल 389 सदस्य थे, यानी 389 सदस्य थे कुल, और जो अलग अलग तरीके से संविधान सभा में शामिल हुए थे, जिसमें से 292 मैं बता देता हूं, वो प्रतिनिधि प्रांतों से थे। यानी इन सदस्यों का चुनाव हुआ था, चुनावों के माध्यम से ये जो 292 सदस्य हैं वो गए थे किसमें? वो गए थे संविधान सभा में। ऐसे ही 93 जो है, 93 सदस्य जो हैं, ये 93 सदस्य देसी रियासतों से थे। देसी रियासतें अर्थात देश के अंदर छोटे छोटे राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उनके सदस्य, क्योंकि उनको जब भारत में मिलाना था तो उनकी शक्ति जा रही थी, उनका जो है राजपाट जा रहा था, तो उनको कुछ देने के लिए, उनको सत्ता में या संविधान में उनको पावर देने के लिए ही देसी रियासतों को शामिल किया गया था, कि उनको भी ऐसा लगे कि संविधान जब भारत बन रहा है तो उनसे जो शक्ति ली जा रही है तो उनको भी अधिक अपनी तरफ से कुछ दिया जा रहा है, ताकि वो अपने अनुसार संविधान में कुछ प्रावधान करा सकें। तो देसी रियासतों के 93 सदस्य गए थे, इनका चुनाव नहीं हुआ था, ये राजा महाराजा के प्रतिनिधि थे, डायरेक्ट गए थे। इसके बाद 4 थे कमिश्नरी प्रांत। कमिश्नरी प्रांत अर्थात ऐसे क्षेत्र जिनके ऊपर ना तो किसी राजा का अधिकार था और ना ही किसी, ये डायरेक्ट जो क्षेत्र थे ये डायरेक्ट ब्रिटेन के अधिकार में थे।
ब्रिटेन ने 4 कमिश्नरी प्रांत, मैं बता दूं आगे, वो चारों कमिश्नरी प्रांत ए बी सी डी करके आप इसको याद कर सकते हो। ए फॉर अजमेर मारवाड़ा, बी फॉर ब्रिटिश बलूचिस्तान या फिर बलूचिस्तान, सी फॉर कुर्द और डी फॉर दिल्ली। यानी ये 4 सदस्य शामिल किए गए थे उसके अंदर। इसके बाद महत्वपूर्ण है संविधान सभा की जो बैठकें हुई पहली, दूसरी, तीसरी, क्या हुआ इनके अंदर और ये क्यों महत्वपूर्ण बनी। तो जैसे ही कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया संविधान बनाने के लिए, तो उनकी बैठकें स्टार्ट हुई। तो पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 के अंदर पहली बैठक हुई संविधान सभा की। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अंदर कोई अध्यक्ष नहीं था, तो कार्यवाही चलाने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर दूसरी बैठक जब हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, तो इसमें चुनाव कराया गया और चुनाव के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अंदर नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किए कि हमारे देश का जो संविधान बनेगा उसके क्या उद्देश्य होंगे। बाकी मैं उद्देश्य प्रस्ताव को आगे भी बताऊंगा पूरा डिटेल में है क्या वो। तो उद्देश्य प्रस्ताव पास हुए और जो बाद में उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारे देश की प्रस्तावना बनी थी। आगे बात करें, इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं कि जो संविधान सभा है इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यानी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके अंदर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था कि हमारा देश राष्ट्रगीत क्या होगा और राष्ट्रगान क्या होगा। तो मैं यहां पर बता देता हूं, संविधान सभा थी जिसका काम संविधान निर्माण करने का था, उसका जो बहिष्कार किसने किया था, तो बहिष्कार करने वाली जो थे वो थे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इसलिए बहिष्कार किया था क्योंकि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ठुकरा दिया था, तो इसीलिए उन्होंने मानने से मना कर दिया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, मुस्लिम लीग ने जब संविधान सभा को छोड़ा तब संविधान सभा में कितने सदस्य बचे। यानी जब कैबिनेट मिशन ने पहले तो मना कर दिया, तो जैसे ही मना किया तो कैबिनेट मिशन ने मना किया 1946, तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और पूरे भारत के अंदर जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर उन्होंने हिंसा करवाई और उस हिंसा के अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों मारे गए। गांधी जी और हमारे देश के अन्य महत्वपूर्ण नेताओं ने यह महसूस किया कि मोहम्मद अली जिन्ना बिना पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करे कुछ नहीं करने देंगे, तो लोगों को मरने से बचाने के लिए, देश के अंदर शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना की मांग को स्वीकार किया गया। और जैसे ही स्वीकार किया गया पाकिस्तान निर्माण की मांग को, पाकिस्तान का निर्माण हो गया आजादी के बाद, तो 389 सदस्य थे वो टोटल थे। 389 सदस्यों में से कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और कुछ भारत में रह गए। तो वही क्वेश्चन है, उसके बारे में बताना है कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान के राष्ट्र निर्माण की जो मांग थी उसको पूरा होने के कारण 90 सदस्य जो थे वो पाकिस्तान चले गए। और इन 90 सदस्य लोगों ने ही, जो 90 सदस्य थे, उन्होंने पाकिस्तान के संविधान का निर्माण किया। फिर इसके अंदर बताना है कि जब 90 चले गए तो भारतीय संविधान सभा के अंदर मात्र 299 सदस्य बचे। ये 299 सदस्य बचे, जिसमें से जिन्होंने भारतीयों का संविधान बनाया या फिर कहें भारतीय संविधान बनाया। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन संविधान सभा ने डिक्लेयर कर दिया कि संविधान बन चुका है, तो उस समय संविधान पर 284 सदस्यों ने साइन किया था। 284 यानी 284 लोगों ने साइन किया था। बाकी 15 बाकी के जो सदस्य थे वो किसी कारणवश प्रेजेंट नहीं थे। इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कई बार पूछ लेता है कि सबसे पहले संविधान सभा पर किसने हस्ताक्षर किए, तो बता देना संविधान सभा पर सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एक नंबर के, अब 20 क्वेश्चन आने लगे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्विज भी करेंगे। इसी के अंदर मैं लिंक सेंड करूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनना उसको। आगे उपस्थित थे इन सदस्यों ने, देखो जो संविधान सभा बची थी उसके अंदर भारत की संविधान सभा में जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया, तो उसके अंदर पूछ रहा है कि बताइए कि कितने महिलाएं थी। तो महिलाओं के बारे में बताना पड़ेगा कि भारतीय संविधान सभा में उस समय 15 महिलाएं थी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो क्वेश्चन है वो यह है, संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है। मौलिक मतलब मूल, तो हमारे संविधान के मूल
जो परिवधान है, मौलिक परिवधान है, वो है स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इसके ऊपर टिका हुआ है हमारा पूरा संविधान। इसके बाद भैया भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, ये किसने कहा था? तो मैं बता देता हूं, भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है। इसके बारे में हमारे किस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है? तो भारतीय संविधान जब से बना है तब से उसी रूप में जीवित है और इसमें कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है तथा इसमें परिवर्तन स्वरूप छोटे मोटे परिवर्तन हुए हैं। इसी आधार पर कहते हैं हम कि भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है। यहां पर समझने के लिए मैं उदाहरण समझाता हूं कि जिस प्रकार से एक मनुष्य जीवित होता है और जीवित होने के लिए उसे प्रमाण देने पड़ते हैं, या फिर कहें जीवित होने के बाद जैसे उसके शरीर में परिवर्तन होते हैं, उसकी हाइट बढ़ती है, कलर चेंज होता है या फिर उसका वजन बढ़ता है, तो छोटे मोटे परिवर्तन होते रहते हैं। परंतु ये तो नहीं होता कि वो इंसान का बच्चा है तो बाद में जाकर के बकरी का बच्चा बन जाता हो, नहीं ना। तो इसका अर्थ ये है कि वो इंसान ही रहता है, यानी छोटे मोटे परिवर्तन तो होते हैं लेकिन मूल परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही संविधान हमारा है, उसके अंदर समय के साथ परिवर्तन तो हुए हैं लेकिन उसके मूल ढांचे में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। इसी आधार पर हम उसको संविधान का जीवित दस्तावेज कहते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है भारतीय संविधान की विशेषताओं को बताइए। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं पूछ रहा है, वही वाली बात है ना कि एक बेटे से माँ के बारे में पूछ रहा है कि बताइए क्या संविधान की विशेषताएं। तो आप इसमें से कुछ भी बता देना कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का है परंतु वो अलिखित है। दूसरा, दुनिया का सबसे सफल संविधान कहने का अर्थ जब से बना है, जिस रूप में बना है उसी रूप में ये लागू है, आज भी बदला नहीं गया है इसको पूरा का पूरा। छोटे मोटे परिवर्तन तो होते हैं। कठोर और लचीला, यानी परिवर्तन करना आसान भी है और मुश्किल भी है, यानी बड़े परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, छोटे मोटे परिवर्तन करना बहुत आसान है, इसीलिए कठोर और लचीला दोनों है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी सभी को, जब हमारा देश आजाद हुआ तो जभी से लेकर के प्रत्येक 18 वर्ष का जो व्यक्ति है जिसका मतदाता सूची में नाम है उसको वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। फिर अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए, विशेषताएं शामिल है हमारे देश के संविधान के अंदर। स्वतंत्र न्यायपालिका है, फिर निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लोकतंत्र व्यवस्था है, मौलिक अधिकार है लोगों के पास, धर्मनिरपेक्षता है, ये हमारे संविधान की विशेषता है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला किसने कहा? तो के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय संविधान जो बनाया गया है वो पूरा विदेशी प्रावधानों को ध्यान में रख करके बनाया गया, उसमें हमारा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं जोड़ा है। इसी आधार पर के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, जिस समय भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी की सरकार बनी और उस समय भारत के अंदर जो वायसराय थे वो लॉर्ड बेवल थे तथा प्रधानमंत्री इंग्लैंड के वो क्लाइमेट एटली थे। चारों कमिश्नरी प्रांत ABCD से याद कर लेना। A4 आप याद करना अजमेर मारवाड़ा, B4 याद करना ब्रिटिश बलूचिस्तान और C4 कुर्द और D4 दिल्ली याद करना। आप ABCD के माध्यम से जल्दी याद कर लोगे। इसके बाद ये अगला है कि भारतीय संविधान से या भारतीय संविधान में विदेशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, यानी विदेशी संविधानों के अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो भारतीय संविधान में शामिल की गई है। तो मैं बता देता हूं यहाँ पर, जैसे ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून का शासन भी होगा, कानून निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि ब्रिटेन को पूरी दुनिया की संसद की जननी कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले संसद जो है ब्रिटेन में ही लागू की गई थी, बनी थी। इसके बाद अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों लिए हैं। सोवियत संघ से हमने लिया है पंचवर्षीय योजनाएं, मौलिक कर्तव्य, समाजवाद। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संशोधन की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद नंबर 368 में वर्णित है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा, वो दक्षिण अफ्रीका का तरीका लिया है हमने। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, अक्सर यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद कनाडा से हमने संघवाद लिया है। यहाँ पर अर्ध संघात्मक व्यवस्था लिखी ना, आप संघवाद भी लिख सकते हो, इसमें बता सकते हो कि हमने कनाडा से क्या लिया है, संघवाद। इसके बाद जर्मनी से क्या लिया है हमने, जर्मनी से हमने आपातकाल की शक्तियां ली हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची
और संसद की संयुक्त बैठक, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ जब उनकी बैठक होती है तब उसको संयुक्त बैठक कहते हैं। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद फ्रांस से क्या लिया है हमने? फ्रांस से लिए हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो ये आज 15 क्वेश्चन हो गए हैं। कल की जो अगली वीडियो होगी इस वीडियो के अंदर मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश कर दूंगा और मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करना, और नहीं कुछ भी समस्या रही होगी तो वो भी बताना कि मैंने जो इसको ऑनलाइन कराया है उस कमेंट सेक्शन में लिखना कि इसमें क्या समस्या है, मैं क्या ठीक कर सकता हूं। तो अगली वीडियो के लिए अगले वीडियो के में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।